नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैन्सी क्लासेस में। आज ये आपका वर्णमाला का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले एक वीडियो में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको वर्णमाला का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था एंड स्वर के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको व्यंजन के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में व्यंजन से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, इनमें पहले तो होंगे जो आपके लर्निंग फेज में होंगे। लर्निंग फेज इन द सेंस जो अभी बीएड, बीटीसी या फिर डीएलएड परस्यू कर रहे होंगे, और कुछ आपके जैसे होंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप दोनों के लिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यंजन की डेफिनेशन जो है वो क्या है। बिकॉज आजकल जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है वो अप्लाइड फॉर्म में हो रहा है। आपसे जो है हो सकता है जो डेफिनेशन वो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ ली जाए। इवन अभी पूछी गई है रिसेंट में कि जो डेफिनेशन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछी गई थी। तो आप लोगों को डेफिनेशन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा रटना नहीं है। यहाँ पर जो भी मैं आपको सिखाऊंगी वो खुद करके दिखाऊंगी कि अगर ये आपका जो वर्ण है वो आपका कंठ है तो कंठ क्यों है भाई, तालु है तो क्यों तालु, ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगी। हालांकि थोड़ा सा फनी होगा और आपको हंसी भी आएगी, बट कोई नहीं, आप सीखना है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन जान लेते हैं, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो एक ब्लॉक एवं ट्रेगर थे, इन्होंने व्यंजन के बारे में डेफिनेशन दी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है वो मुख के किसी भाग, हो सकता है ये कंठ हो सकता है तालु हो सकता है मूर्धन्य हो सकता है धनत्व हो, इनसे टकराकर बाहर आती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इन ध्वनियों को हम कहेंगे व्यंजन। क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। ठीक है, ये आपने व्यंजन के बारे में जान लिया ब्लॉक एवं ट्रिगर के अनुसार। यदि आप नाम याद रख लेते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद रख पाते तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, खुश रहना है। ठीक, यहाँ पर आपको देखना है स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले तो स्पर्श व्यंजन में आपके 5 वर्ग आते हैं। कौन कौन से, का, चा, टा, ता और पा। ये 5 वर्ग जो है इनमें आपको देखना है कि का वर्ग में आपका क्या आता है, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, चा वर्ग में क्या क्या आता है, चा, छा, जा, इन्या। टा वर्ग में क्या आता है, टा, ठा, डा, ढा, न। ठीक है, ता वर्ग में क्या आता है, ता, था, दा, धा, न। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, म। ये आपने देखी 5 वर्ग। इसको तो आप लोग पढ़ लेते होंगे ना, इसको अंगा और इसको इन्या कहते हैं। एंड आप लोगों में से कुछ लोग अभी भी इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज इतनी ज्यादा हम लोग की गैपिंग हो गई है बचपन से अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें नहीं याद रहता कि इसको एग्जैक्टली क्या पढ़ते हैं। क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैं बीटेक करके आई थी तो मैंने जब डीएलएड में एडमिशन लिया था डाइट में, तो मैं बिल्कुल इनको नहीं पढ़ पाती थी क्या बोलते हैं इनको, किस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस की तो आ गया समझ में कि किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों को एक प्राथमिक शिक्षक बनना है। तो वहां पर जब आप इसको पढ़ेंगे तो बच्चे बहुत हंसेंगे, बिकॉज उनको पता है कि कैसे पढ़ते हैं, बट यहाँ पर हमें भी जानना होगा कि किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इतना देख लिया आपने कि ये जो स्पर्श व्यंजन है इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे स्पर्श व्यंजन कहा जाए या फिर वर्गीय व्यंजन कहा जाए तो वो दोनों एक ही है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन या फिर इनको ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्गीय व्यंजन कहेंगे, जिसमें आपके ये 5 वर्ग आते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि का वर्ग के जो आपके हैं, का वर्ग को हम लोग कंठ जो होता है, मतलब इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, क्या होता है, कंठ होता है। यानी कि का वर्ग का उच्चारण जो होता है कंठ से होता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको कुछ भी नहीं रखना है। मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं रखना है। आप बोलिए का, खा, गा, घा। कैसे बोलेंगे आप लोग, का, खा, गा, घा। क्या आप लोग का, खा, गा, घा को ऐसे बोलेंगे, का, खा, गा, घ, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आप लोग सिंपली ऐसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, ऐसे का, खा, गा, घा, ऐसे बोलेंगे ना। यानी कि यहाँ पर आपका कंठ जो है इन्वॉल्व हुआ है। क्या इन्वॉल्व हुआ, कंठ। अगर मैं कहूं कि ये आपका जो है का वर्ग है वो तालु है, तो आप लोग उच्चारण करिए का, खा, गा, घा। ऐसे तो नहीं होता है, हम लोग सिंपली ऐसे करते हैं, का, खा, गा, घा, ऐसे करते हैं ना। इट मीन्स ये आपका इन्वॉल्व हुआ, कंठ इन्वॉल्व हुआ, तो ये क्या है, आपके कंठ वर्ग में आएंगे। मतलब इनका जो उच्चारण होगा वो कंठ से होगा। ये चीज समझिए। दूसरा होता है आपका चा वर्ग। चा में क्या आता है, चा, छा, जा, इन्या। अब आप लोग चा वर्ग को उच्चारण करिए। कैसे आपका जो उच्चारण वो करेंगे आप लोग, चा, छा, जा, इन्या। आपकी ये जो तालु है वो आपके ऊपर वाला जो हिस्सा है उससे टच होती है। आप लोग करके देखिए तो आप समझ पाएंगे। जैसे चा, छा, जा, छा, इया। अगर मैं इसको कहूं कि ये कंठ है तो मैं कैसे कहूंगी, चा,
चा, ये तो नहीं होता, ये गलत है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अगर नहीं इसको याद कर पा रहे हैं तो आप लोग इसको समझिए और एग्जाम में आप सही कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका टा वर्ग। टा में आता है टाठा डाढ़ा आ, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो टा वर्ग है वो आपका मूर्धन्य में आता है, ता वर्ग दंत में आता है, धनत्व में आता है, और पा वर्ग आपका ओष्ठ में आता है। कैसे याद रखेंगे? जैसे आपने ये याद रख लिया कचट तप, ठीक, मैंने इसी तरीके से याद रखा था। फिर आपका सबसे पहले क्या आता है? कंठ आता है। फिर क्या आती है आपकी? तालु आते हैं। तालु के बाद आपका क्या आता है? तालु के बाद आपका धनत्य आता है। उसके बाद आपके ओष्ठ आते हैं, यानी कि ओठ आते हैं। तो आपको रटना नहीं है, इधर से शुरू करना है, इधर तक जाना है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये हुए आपके स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। समझ गए आप लोग? अब आपको यहाँ पर देखना है दूसरा ऊष्म व्यंजन। ये बहुत टिपिकल होता है, इसको याद रखना कि इनमें से ये जो 3 सा दिख रहे हैं, इनमें से आपका कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा आपका तालव्य है और कौन सा आपका दनत्य है। ये बहुत टफ होता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए टफ चीजें सबसे सिंपल होंगी। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने याद रखा था वो फनी होगा और आप 1 मिनट में सीख जाएंगे, अब कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन में आपको क्या करना है? ये तीनों सा रख देने और हा रख देने हैं। ये हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। अब बात आती है कि ये जो सा है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि ये जो सा है ये आपका क्या है, मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या है, इस वाली शा का क्या उच्चारण स्थान होगा और सा का इसका क्या उच्चारण स्थान होगा। ये आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने जो ट्रिक बनाई थी वो इस तरीके से बनाई थी। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम था साक्षी। वैसे तो आप लोग साक्षी लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है साक्षी, लेकिन कई बार लोग जो है साक्षी को ऐसे भी लिखते हैं, मैंने देखा है कई लोग साक्षी को इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी दोस्त थी साक्षी, वो इस तरीके से सा लिखती थी और वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। I mean, वो बहुत चालू थी। ठीक है, चालू थी, तो मैंने उसको याद रखा तालू, चालू तालू। तो यानी कि ये जो सा है वो साक्षी जो थी वो चालू थी, इसलिए मैंने इसको याद रखा तालव्य, क्योंकि वो चालू और यहाँ पर तालू आपको करना है, यानी कि ये क्या हो गया? आपका तालव्य हो गया। ठीक, अब इसको आपको अभी थोड़ा सा स्किप कर देना है, फिर इस वाले सा पर आना है। तो एक मेरा मतलब दूर का कजिन था, तो वो क्या करता था, बहुत ज्यादा पबजी खेलता था। पबजी खेलने की वजह से एक बार वो ग्राउंड में गया, ग्राउंड में वो जो है गिर गया और उसके जो दांत है, दांत में इंजरी आ गई थी, बिकॉज इतना ज्यादा पबजी खेलता था। तो मैंने सुमित को, उसका नाम क्या था? सुमित था, सुमित। सुमित आप कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आप लोग जो है सुमित लिखते होंगे, मैं फिर से इसको लिख देती हूँ, सुमित। ऐसे लिखेंगे ना सुमित, तो इस सुमित का आपको सा उठाना है। सुमित को कहां पर इंजरी आई? सुमित को दंत में प्रॉब्लम हुई। कहां पर? दंत में। उसका दांत टूट गया ना, गिर गया तो पत्थर से टकरा गया, दांत टूट गया आगे वाला। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका मैंने कर दिया, इसको धनत्य कर दिया, बिकॉज उसको दांत में प्रॉब्लम हुई, तो मैंने सुमित के आगे क्या लिख दिया था? धनत्य लिख दिया था। इस तरीके से आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब आपका बचा क्या? ये बचा, तो इसको मैंने कर दिया था सिंपली, इसको मैंने मूर्धन्य कर दिया था। क्या कर दिया था? मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया। इसको कितना आसान हो गया अब आपके लिए याद रखना। साक्षी कैसी थी? चालू थी, तो ये तालु हो गया, यानी कि तालव्य हो गया। सुमित को कहां पर जो है गिर गया था, सुमित गिर गया था, उसको कहां पर इंजरी आई? उसको दांत में इंजरी आई, इस वजह से मैंने यहाँ पर धनत्य कर दिया और बचा हुआ को मैंने मूर्धन्य कर दिया। हो गया ना, बहुत सिंपल। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपको याद रहे, रटना नहीं। ये देखिए, मैं एक चीज बता दूं, वर्णमाला आप लोग कभी रट नहीं पाएंगे। मैंने कोशिश की, मैं सच बता रही हूँ, लेकिन मैं नहीं रट पाई, बहुत टफ होता है। फिर मुझे समझ में आया कि व्याकरण रटने वाली चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे और भी, जैसे आप लुंडित व्यंजन देखेंगे, पार्श्व, बहुत सारी चीजें आपको अभी देखनी है। तो अभी आप इन दोनों को अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में, द्विगुण व्यंजन के बारे में और संयुक्त व्यंजन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन पढ़ा, जिन्हें हम लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं, और ऊष्म व्यंजन पढ़ा, जिन्हें हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं उनको हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है अर्ध स्वर के बारे में। ठीक है, तो अर्ध स्वर में क्या आते हैं आपके? या, रा, ला और वा आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को फ्लो में याद रखना है, यर लाओ। ठीक है, तो ये आप लोग जो है इस तरीके से याद रखेंगे, तो जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको याद आएगा कि या, रा और ला और वा एक ही वर्ग में आते हैं। यर लाओ आपके क्या है? ये आपके अर्ध स्वर या अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है,
तो इसके लिए आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, तो मतलब उसको जो है लव हो गया, तो वो किस तरीके से करेगा, यार मुझे लव हो गया, तो कहेंगे ना यार मुझे लव हो गया, यानी कि यार लव। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं इसको आसानी से। दूसरा है आपका द्विगुण या नवीन व्यंजन। तो यहाँ पर द्विगुण और नवीन व्यंजन में आपको ये याद रखना है, अगर नीचे बिंदी है, ये जो आपका दिख रहा है आपको डॉट, अगर नीचे ये है तो ये आपके नवीन व्यंजन होते हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा कि ये दोनों आपके द्विगुण या नवीन व्यंजन में आते हैं। ये भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आप लोगों को याद रखना है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, चा, त्रा, या, श्रा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन आपके किस तरीके से बनते हैं ये आपसे पूछा जाता है कि छा आपका किस तरीके से बनता है, त्रा आपका किस तरीके से बनता है, मतलब किन दो व्यंजनों को जोड़ के आपका ये बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको छा को याद रखना है कि का प्लस सा से, त्रा आपका ता प्लस रा से, या आपका जा प्लस इया से, श्रा आपका सा प्लस रा से। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगी कि आपको यहाँ पर लिखा गया है, जैसे मान के चलिए आपसे पूछा गया है कि छा आपका जो संयुक्त व्यंजन है वो किन दो व्यंजनों से मिलके बना होता है, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है सिंपली। अब आपके यहाँ पर ऑप्शन है का प्लस शा, छा, का प्लस सा, छा, का प्लस सा, छा, का प्लस, इस तरीके से आपसे दिया गया है। अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि ये जो छा है वो आपका किस तरीके से बना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है। तो याद रखना है कि का के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसको हलंत बोलते हैं। ठीक है, का के नीचे क्या लगा है, का के नीचे हलंत लगा है और सा में कुछ भी नहीं लगा है, तब जाके ये आपका शा बना है। इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, बाकी के सारे आपके गलत होंगे। जब आप लोग संधि पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग समझेंगे कि इस हलंत का कितना बड़ा रोल प्ले होता है ना। ठीक, यानी कि ये अपने आप को आधा ही मिला रहा है ना, तब जाके आपका दूसरा ये व्यंजन मिलेगा तो आपका छा बनेगा। ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन जिनको आपको याद रखना है। इसमें आपका का में हलंत लगेगा, ता जो त्रा है इसमें ता में हलंत लगेगा, ज्ञा में जा में हलंत लगेगा, श्रा में आपका सा में हलंत लगेगा। तो ये हुए आपके अंतस्थ व्यंजन, आपके नवीन व्यंजन जिन्हें आप क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और तीसरा आपने पढ़ा संयुक्त व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको अभी। तो अब नेक्स्ट है आपका घोषत्व के आधार पर व्यंजन। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं आपके घोष, जिन्हें आप सघोष भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका अघोष। तो बात आती है कि घोष या आप सघोष किन्हें कहते हैं, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां निकट रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं या फिर आपके सघोष वर्ण कहते हैं। ये याद रखिएगा कि जिनके उच्चारण करते समय, यानी कि जिन ध्वनियों का, यहाँ पर आप बात ध्वनियों की करेंगे। ठीक है, तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं वो निकट रहें तो वो आपके क्या होंगे, वो होंगे आपके घोष या आप जिन्हें सघोष भी कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि आपके घोष में कौन होते हैं। तो घोष में होते हैं आपकी 345 प्लस अंतस्थ प्लस सभी स्वर। ठीक है, अभी आपको ये नहीं समझना है कि ये 345 का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगी अभी। ठीक है, सिंपली आपको ये याद रख लेना है कि 345 प्लस अंतस्थ प्लस सभी स्वर हमारे घोष या सघोष में आते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने स्पर्श व्यंजन पढ़ाया था। स्पर्श व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, उन्हीं वर्गीय व्यंजन को आपको यहाँ पर रख देना है। ये मैंने टेबल रखी है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये वर्गीय व्यंजन है। ये का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर तो आपने डिवाइड कर दिया का, चा, टा, ता, पा। अब यहाँ पर आपको नंबरिंग देनी है भाई। यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी कचा का वर्ग दे चुके हैं। अब यहाँ पर जाएंगे ना हम लोग, यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो हमने इसको नंबरिंग दी 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप लोगों ने नंबरिंग यहाँ पर कर ली। ठीक, अब यहाँ पर ये एक चीज आपको ये देखना है कि आपका 345 का मतलब है ये वाली जो पूरी कॉलम है, आपको रो से मतलब नहीं रखना है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलम से मतलब रखना है। जब भी बात आपके घोषत्व की आती है या फिर आपके प्रणत्व के आधार पर व्यंजन की आती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलम पर जाना है, रो से कोई मतलब नहीं रखना है अभी आपको। ठीक है,
तो सिंपली आपको जो है 345 में इस पूरे कॉलम पर जाना है, इस पूरे कॉलम पर। 4 का मतलब इस पूरे कॉलम पर जाना है, 5 का मतलब इस पूरे कॉलम पर जाना है, यानी कि यहाँ से शुरू होना है, यहाँ पर खत्म होना है, यहाँ से शुरू यहाँ पर खत्म, यहाँ से शुरू यहाँ पर खत्म। तो ये होते हैं आपके 345 जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहे होंगे। ये होते हैं आपके घोष या आपके सघोष ध्वनियां होती है, ठीक है। फिर होते हैं आपके अंतस्थ, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अंतस्थ यानी कि या, रा, ला और वा। मैंने आपको बताया था ना कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोल रहा होता है कि यार मुझे लव हो गया, तो वही आपको याद रखना है कि या, रा, ला और वा, ठीक। फिर होता है आपके सभी के सभी स्वर, जितने आपके 11 स्वर हैं वो आपके किस में आते हैं, घोष या सघोष में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो आपके घोष या सघोष में कौन कौन आते हैं, आपके 345 प्लस आपके अंतस्थ प्लस आपका क्या आता है, प्लस आपका आता है ये सभी के सभी स्वर। स्वर में आपको बताया था मैंने, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आ। ये आपके 11 स्वर थे जो कि आपने पढ़े हैं। ये 11 स्वर आपके जो हैं किस में आते हैं, घोष या सघोष में आते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इनको लिखेंगे। कभी कभी हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको, तो कम से कम याद रख पाओ। तो 345 को यहाँ पर लिखना है आपको, ये वाली पूरी जो कॉलम है इसको लिख देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक। एक चीज आप लोग बताइए, ये जो बा है, ये बकरी वाला बा, इसको आप लोग इस तरीके से लिखेंगे या फिर आप इस तरीके से लिखेंगे, बताइए। ये बहुत कंफ्यूजिंग सा है। मेरा डाइट में जब वाइवा हुआ था तो मेरे से ये पूछा गया था कि आप बा को किस तरीके से लिखेंगी। मुझे ऑनेस्टली उस टाइम इतना आइडिया नहीं था, बट मैम ने मुझे बताया था कि कभी भी इस तरीके से पेट नहीं चीरते हम लोग, इस तरीके से यहाँ से करते हैं। अब जैसे आपका ये सा है तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। आप किस तरीके से, इस तरीके से करेंगे। कुछ चीजें छोटी छोटी सी हैं जो पता नहीं रहती हैं, तो यहाँ पर जो मुझे पता चली अपने डीएलएड के दौरान वो मैं आपको बताती रहती हूँ। हालांकि ज्यादा क्लासेस वहां पर नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि आपका जो है यहाँ पर बा बकरी वाला आएगा, इस तरीके से आपको इसका पेट चीरना है। फिर आपका 4 में ये पूरा कॉलम आपको उतार देना है, घा, झा, ध और आपका भा। फिर ण, इया और आपका क्या है, ना और आपका मा है, ठीक। फिर होता है आपका यहाँ पर अंतस्थ। अंतस्थ में आपका क्या आएगा, अंतस्थ में मैंने आपको बताया था या, रा, ला और वा, ठीक है, ये आएगा। फिर आपके सभी के सभी स्वर, अब इसको स्वर को तो मैं यहाँ पर नहीं लिख के बताऊंगी, आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं तो समझ गए होंगे स्वर आपके कितने हैं। इन 11 स्वर को, ये 11 स्वर जो होते हैं, बार बार संख्या याद रखिएगा, कई जगह 13 दी रहती है, भाई कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्वरों की संख्या कितनी हिंदी वर्णमाला में, तो आंसर होगा 11। कहीं और आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये जो मैंने आपको लिखे हैं ये आपके क्या है, ये आपके घोष वर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आपका आता है अघोष। 345 को आपने ऑलरेडी ले लिया है, तो बचा क्या, 1 और 2 बचा ना, तो 1 और 2 को यहाँ पर रख दीजिएगा और आपका यहाँ पर शाह, ये जो तीनों शाह हैं इनको यहाँ पर रख देना है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं इतना कैसे रटे मैम, तो रटना नहीं है आपको, मैंने आपको बताया है ना, जिस तरीके से मैंने खुद पढ़ा है, मैं यहाँ पर आपको उसी तरीके से पढ़ाती हूँ, वही सारी ट्रिक बता दी। इवन मैंने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया ट्रिक में, जैसी भी ट्रिक थी, चाहे वो कितनी भी मतलब सुनने में ऑड लगे, हंसी है, लेकिन मैंने वही ट्रिक रखी है। तो मेरी एक भाभी थी, उनका नाम था वर्षा, मैंने उनके नाम को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। अगर वो देख रही होंगी वीडियो तो बहुत हंसेंगी। मैंने क्या किया था कि उनके नाम को इस तरीके से मैंने लिख दिया था, वार है सा। मैंने फिर याद रखा कि जो वर्षा है वो अघोष है, ठीक है, वर्षा है वो अघोष है, सॉरी बड़ी है मेरे से काफी, तो जो वर्षा है वो अघोष है, तो मैंने वारा सा को याद रखा, यानी कि वारा सा अघोष है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। 12 का मतलब है यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लेके 12, और सा का मतलब है आपके ये जो तीनों सा है इनको आपको यहाँ पर रख लेना है, इस तरीके से आपको इधर इनको रख लेना है, और ये बन गए आपके अघोष। कैसे याद रखना है कि 12 सा क्या था, अघोष था, 12 सा क्या था, अघोष था। इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा। बहुत कॉमन नेम है, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा आसपास इस नाम का, कॉमन नेम है इस वजह से। तो 1 2 में आपको इनको रख देना है, इन कॉलम को रख देना है, और बाकी सा में आपको ये तीनों सा यहाँ पर रख देने हैं, जो बन गए आपके अघोष, ठीक है।
अब आप लोगों को अघोष की तो ट्रिक पता चल गई। अब हर चीज की ट्रिक नहीं होती भाई, हर चीज का ट्रिक याद रखेंगे तो सब ऐसे मिक्स हो जाएगा, याद नहीं आएगा आपको। तो अघोष की आप लोग सिंपली याद रख सकते हैं कि वर्षा जो था वो अघोष था, तो वर्षा आपने याद रख लिया। तो आप ये चीज देखेंगे कि आपका 1 2 यहाँ पर ले लिया तो बचा क्या, 345 बचा। ये देखो कॉमन सेंस वाली बात है कि 1 2 ले लिया तो आपके घोष में क्या आएगा, आपका 345 बचेगा। अब एक चीज आप लोगों की बहुत कॉमन है कि जब कभी भी आपके प्राणत्व और भूसत्व के आधार पर व्यंजन की बात की जा रही है तो हम लोग ये जो आपके हैं इन कॉलम को लेने के अलावा क्या करते हैं, हम लोग जो है एक अंतस्थ और एक ऊष्म को शामिल करते हैं और हम लोग किसी को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब ऊष्म को ले लिया है, हालांकि यहाँ पर शा सा और हा को हम लोगों ने नहीं लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर ऊष्म अगर शामिल हो गए तो यहाँ पर आपके अंतस्थ आ जाएंगे और आपके स्वर आ जाएंगे। ये सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो आप लोग आराम से समझ सकते हैं। तो वारे में आप लोगों को यहाँ पर क्या रखना होगा, का, चा, टा, ता और आपका पा आएगा, पा पा, ठीक है, पा। फिर आपका आएगा दूसरे में क्या आपको लिखना है, खा, चा, ठा, था और आपका फा, ठीक। और आपके ये तीनों आपको सा इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है भाई। और ये बन गए आपके, क्या बन गए, ये आपके बन गए अघोष, ठीक। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर सघोष और अघोष के बारे में देखा कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछा जाता है। मैं आपको बताती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा आपका घोष वर्ण नहीं है, आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है, ठीक। अब आपने यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे आपको कि गा, घा और या, और एक और आपको ऑप्शन दे दिया गया, यहाँ से उठा के दे दिया गया आपको शा। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए हैं कि शा जो है वो आपका क्या है, ये आपका अघोष है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सा जो वर्ण है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका शा एक क्या है, ये आपका एक अघोष होता है, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और स्वर को तो आपको याद रखना है कि भाई स्वर जो है ना, सभी के सभी स्वर हमारे सघोष में आएंगे। देखिए सा से होता है सघोष और सा से होता है आपका स्वर, यानी कि स्वर को आपको किस में रखना है, आपको सघोष में रखना है। अघोष में तो कहीं सा दिख नहीं रहा है तो स्वर इसको इसमें हम रखेंगे नहीं। छोटे छोटे से कॉमन सेंस वाली चीजें जो आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। जितना यहाँ पर मैंने जिस तरीके से पढ़ा मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ से रखा था कि सघोष यानी कि स्वर, यानी कि सघोष में हमको स्वर को रखना है और 345 को हमें रखना है, बिकॉज 1 2 हमने ले लिया तो 345 बचा। बाकी यहाँ पर हमने जब सा को ले लिया तो यहाँ पर अंतस्थ बचा। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अब है आपके प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, जो कि आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है आपका महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण में आपके कौन से व्यंजन आते हैं, 135 प्लस अंतस्थ प्लस आपका छोटा आ और बड़ा आ आपके अल्प प्राण में आते हैं। आ से याद रखिए कि छोटा आ और बड़ा आ आपके अल्प प्राण में आते हैं, और आ से ही याद रखिए कि अंतस्थ भी आपके जो है अल्प प्राण में ही आते हैं, ठीक है। और आप अल्प प्राण में कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, अल्प प्राण, उसके बाद आप लोग महाप्राण कहेंगे। तो अल्प प्राण यानी कि ये जो पहले आया तो इसमें आप लोग रख दीजिए 1 को, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको ऑड को लेना है। अल्प प्राण में आपको ऑड को लेना है, यानी कि 1 3 और आपको 5 को ले लेना है। इतनी चीज आपको समझ में आई। आपको 1 से शुरुआत करनी, फिर आपका क्या आएगा, ऑड आपका 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो ऑड वाली संख्या को आपको अल्प प्राण में ले लेना है। और आ से होता है अंतस्थ और आ से होता है आपका छोटा आ और आपका बड़ा आ आपको यहाँ पर रख लेना है अल्प प्राण में। समझ लगा, बहुत सिंपल है। बस आप लोग जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आप लोग इसको बार बार अपने मन में बोलिए, तो आप लोग यहाँ पर इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर 135 का मतलब क्या है। तो जैसे मैंने आपको सघोष और अघोष में बताया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी रखना है। 135 का मतलब है ये वाला 1, ठीक है। ये हालांकि मेरे से हट गया था पिछले में, तो मैं इसको हटा बना देती हूँ पूरा, का, ता और आपका ये पा था। दूसरा कलर लग रहा है यहाँ पर, बट ठीक है। अभी तो 135 में आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपको 1 इस वाले को पूरा रख देना है, ठीक। मैं इसको लिख दे रही, का, चा, टा, ता और आपका पा, ठीक है। 3 यानी कि आपको ऑड को लेना है। 3 में क्या है आपका गा, जा, रा, दा और आपका बा, ठीक। फिर आता है आपका 5 में आपका क्या आता है, ये आपको इस तरीके से इया, ना और आपको माँ रख देना है।
फिर है आपका अंतस्थ। अंतस्थ में आपको बताया था मैंने या, रा, ला और वा। ठीक, तो यहाँ पर आपको या, रा, ला और वा और आपके छोटा आ और बड़ा आ। ठीक है, ये आपके जो है ये आपके क्या है, ये आपके जो है अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण में आपको याद रखना है कि अल्प प्राण में आपके ये आते हैं, इस तरीके से आपको इनको लिख लेना है। ठीक है, अल्प प्राण होते क्या है, अल्प का मतलब है कम, है ना, कम होता है। तो जिनके उच्चारण में जो वायु है वो कम निकले, कम मात्रा में निकले, तो उनको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, और जिनके उच्चारण में वायु अधिक निकले उनको हम लोग महाप्राण कहते हैं। इतनी चीजें आपको समझ लगी। ट्रिक मैंने क्या बताई थी, अल्प प्राण में आपको ऑड रखना है और आपको आ यानी कि अंतस्थ आ यानी कि छोटा आ और बड़ा आ रख देना है। अब यहाँ पर आपने 135 ले लिया, 5 तो पूरी बार गए, तो बचा क्या, 1 3 5 को ले लिया, तो बचा आपका क्या 2 बचता है और आपका 4 बचता है। तो 2 और 4 को आपका यहाँ रख देना है। और ऊष्मा, देखिए ऊष्मा आपके व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में ऊष्मा अधिक निकलती है। अब यहाँ पर भी हम लोग कह रहे हैं महाप्राण में कि जहां पर आपकी जो वायु है वो अधिक निकले तो वहां महाप्राण होते हैं। तो भाई ऊष्मा को तो इसमें शामिल करना पड़ेगा, बिकॉज ऊष्मा में तो पहले से ही जो है आपकी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग को ऊष्मा को रखना पड़ेगा। तो 2 4 में आप रखेंगे, यहाँ पर 2 4 यानी कि ये वाला पूरा रख देना है और 4 का मतलब इस वाले को पूरा रख देना है आपको। तो 2 में आपका क्या आएगा, खा आएगा, छा आएगा, ठा आएगा, था आएगा और आपका फा आएगा। 4 में आपको रख देना है घा, छा, रा, धा और भा। उस समय मैंने आपको बताया था आपको तीनों सा रख देना है, सिंपली शा, सा और आपको हा भी आपका ऊष्म में ही आता है, तो ये आपको रख देना है। ये आपको दिख रहे हैं, ये आपके महाप्राण में आते हैं। किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। इतनी चीजें आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखिए अल्प प्राण याद रख लिया कि अल्प प्राण को और से शुरू करना है और आ से होता है अंतस्थ और आ से होता है छोटा आ और बड़ा आ। महाप्राण में आपको याद रखना है कि जो बच गया आपका 2 4 और आपको मैंने बताया कि ऊष्मा में वैसे ही आपकी ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, जब उनको उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसमें की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है। और महाप्राण में ऑलरेडी आपकी वायु अधिक निकल रही है, तो ऊष्मा को यहाँ पर हम लोगों को शामिल करना होगा। तो ये हो गया आपके अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अब आगे आपके जो बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे, लुंडित को, पार्श्विक को, कुछ कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम में, तो उनको पढ़ेंगे हम लोग। तो अब आपको यहाँ पर देखना है नासिक के व्यंजन, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और आपकी कुछ कुछ छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, जैसे आपका हुआ काकल्य व्यंजन वगैरह, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि नासिक के व्यंजन आपके क्या हैं। तो नासिक के व्यंजन में आप लोग ये देखिए कि आपको ये जो दिख रहे हैं, ये कहाँ पर आपने पढ़े थे, ये आपने स्पर्श व्यंजन में पढ़े थे या फिर आपने वर्गीय व्यंजन में पढ़े थे, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेबल आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके जो वर्ग है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला कॉलम आपको दिख रहा है, ये लास्ट वाला कॉलम जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक आपके ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके होते हैं नासिक के व्यंजन। ठीक है, इनको आपको याद रख लेना है। ये जो लास्ट वाला है ये आपका क्या है, लास्ट वाला कॉलम, ये आपका नासिक के व्यंजन होता है। ठीक है, तो अंगा, इया, ना और मा क्या है आपके, ये आपके नासिक के व्यंजन है। तो नासिक व्यंजन को आपने याद रखा कि जो स्पर्श व्यंजन थे उसमें जो लास्ट वाली कॉलम थी वो हमारी नासिक के व्यंजन के लिए आपने वहां पर एलोकेट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्श्विक व्यंजन और लुंठित व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन और लुंठित व्यंजन को आपको साथ में याद रखना है। कैसे याद रखना है वो मैं बताती हूँ आपको, बिल्कुल 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको पार्श्विक लिख लेना है। मैंने इसी तरीके से सारी चीजें याद रखी थी, तो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये भी आपके लिए, ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल जरूर होंगी। तो पार्श्विक को इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए और लुंठित को इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, ये आपने लिख लिया, पार्श्विक और लुंठित लिख लिया। आप एक चीज बताइए, लुंठित का कैसे शुरू हो रहा है, ला से शुरू हो रहा है, और पार्श्विक में आपका क्या आ रहा है, पार्श्विक। पार्श्विक आपको इसको बोलना है पार्श्विक, यानी कि यहाँ पर रा आया ना, तो पार्श्विक में रा, लुंठित में ला, ये हो गया आपका, क्योंकि लुंठित में ला से शुरू हो रहा है, पार्श्विक में आपका रा आ रहा है। लेकिन आपको करना क्या है, इनकी पोजीशन चेंज कर देना है, ला को इधर ले आना और रा को इधर ले जाना है। सो आपका क्या बन गया, यहाँ पर आपका बन गया ला, यहाँ पर बन गया आपका रा, है ना।
तो हो गया ना आपका, ये हो गया आपका पार्श्व में ला और लुंठित में हो गया आपका रा। क्या करना है आपको, मैं फिर से बताती हूँ। पार्श्व को लुंठित को इस तरीके से आपको लिख लेना है। देन आपको ये देखना है लुंठित में ला से शुरू हो रहा है, पार्श्व में आपका क्या आ रहा है, पार्श्विक रा आ रहा है ना, पार्श्विक रा, तो आपको रा को लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन जो है वो चेंज कर देनी है। पोजीशन चेंज करने का मतलब है ला को इधर ले आना है और रा को आपको इधर की तरफ ले जाना है। तो आपका रा यहाँ आ गया और ला यहाँ पे आ गया। तो ये बन गया आपका पार्श्विक और ये बन गया आपका लुंठित। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर देख लिए कि आपका किस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना होगा। ठीक, तो ये दोनों आपके कंप्लीट हो गए। अब बात आती है आपके काकल्य व्यंजन की। ये मेरे से डाइट में पूछा गया था काकल्य व्यंजन के बारे में। तो काकल्य व्यंजन में आपका क्या आता है, का से होता है आपका का, और हा को आपको याद रख लेना कि का और हा जो है आपके काकल्य व्यंजन है। इंपॉर्टेंट है, काकल्य व्यंजन पूछे जाते हैं एग्जाम में। काकल्य यानी कि का और हा को आप लोग याद रखिएगा। कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा, हर चीज की ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, तो अब आता है आपका दंतोष्ठ व्यंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है कि वह जो है आपका क्या है, तो वह आपका जो है एक दंतोष्ठ व्यंजन है। वह क्या है, दंतोष्ठ व्यंजन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाह को आप लोग याद रखिएगा कि दंतोष्ठ है। अब आता है आपका वतस्थ व्यंजन। तो वतस्थ में मैंने याद रखा था सरलन, मतलब जैसे फ्लो में आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा सरलन। आपको सरलन को फिर तोड़ लेना है। वतस्थ में आपने क्या रखा, सरलन, सरलन रखा तो यहाँ सा आएगा, यहाँ पर रा आएगा और यहाँ पर ला आएगा और यहाँ पर आपका ना आ जाएगा। सो ये बन गया आपका वतस्थ व्यंजन। क्या बन गया, वतस्थ व्यंजन आपके ये बन गए। ठीक, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ की जो ट्रिक थी वो मैंने आपके साथ शेयर की और कुछ तो आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे मैंने मैक्सिमम का कुछ ना कुछ ऐसा आपको बताया है ट्रिक जिससे आप याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपके व्यंजन खत्म होते हैं। अब जो यहाँ पर मैं कराऊंगी वो आपको प्रैक्टिस कराऊंगी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और एक छोटा सा रिस्पॉन्स आप दे के जा सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बने रहिए नेक्स्ट क्लासेस पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।